हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 में अपने को बोला जा रहा है, यदि किसी माध्यम से निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांति कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश का वेग होगा। क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है, मान लेते हैं कि इधर है माध्यम और माध्यम से एक रे जा रहा है यहाँ से, और ये है अविलंब। ये कोण आपको 30 डिग्री दे रखा है, क्रिटिकल एंगल सी का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, और यहां से ये इधर सीधा चला जा रहा है। ये एंगल है आर इजकल टू 90 डिग्री, और ये इधर बोल रहा है कि निर्वात, इधर जो है ये क्या है, तो निर्वात है। तो निर्वात में एन का वैल्यू जो होता है, मान लेते हैं ये N2 है, ये 1 है, और माध्यम का अपवर्तनांक मान लेते हैं N1। अब यहां से हम लोग स्नेल्स लॉ यूज कर लेते हैं, तो लिखते हैं N1 साइन 30 डिग्री इजकल टू N2 साइन आर का वैल्यू 90 डिग्री, और N2 कितना है तो 1 है। यहां से हम लोग निकाले थे N1 इंटू 1/2 इजकल टू 1 इंटू 1, साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो यहां से हम लोग N1 निकाले तो 2 मिल गया। अब यहां से ध्यान देना अपने को कि यदि किसी माध्यम में बोला है तो माध्यम का अपवर्तनांक 2 मिल गया। हमें पूछा गया कि माध्यम में प्रकाश का वेग, तो माध्यम में प्रकाश का वेग v इजकल टू C/n, मतलब माध्यम का अपवर्तनांक, प्रकाश का वेग निर्वात में बट्टा में अपवर्तनांक। यहां से हम लोग निकाले तो c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एन का वैल्यू अभी 2 निकाल चुका है हम लोगों ने, तो ये मिला 3/2 इंटू 10⁸, 3 में 2 से डिवाइड करेंगे तो ये मिलेगा 1.5 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये अपने को ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो 21 क्वेश्चन नंबर 21 का हो गया। हम लोग बात करते हैं 22 का। कह दो आवेश के बीच की दूरी आधा कर दी जाए तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए, दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि कूलम बल जो होता है F इजकल टू K Q1 Q2/r²। मान लेते हैं ये F1 है। अब कह रहा है कि नया में कि जो F2 है, ध्यान से देखिए, दो आवेशों के बीच की दूरी आधा कर दी जाए, मतलब R जो है उसको कह रहा है कि R/2 कर दीजिए, कह रहा है कर दी जाए, तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाए। तो K ही है, कह रहा है Q1 Q2 में से किसी एक को आधा कर दीजिए। तो Q1 को Q1 रखते हैं, Q2/2 लिखते हैं, कह रहा है कि आधा कर दी जाए। तो नया वाला पूछ रहा अपने से कि बल कितना हो जाएगा। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो ये मिलेगा K Q1 Q2 ये 2 नीचे आ जाएगा, और नीचे मिलेगा R² / 4। इसको यदि हम लोग सोल्व करें तो ये मिलेगा K Q1 Q2/2 से ये 2 कट जाएगा और 2 ये ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा R², और ये जो वैल्यू है ये है F1। तो और ये जो मिला है F2, तो F2 इजकल टू मिला 2F1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो नया बल है वो कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, 2 गुना हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 का। कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर भी के अधीन विराम से त्वरित करने पर इसकी चाल होगा। जो चाल होगा ध्यान से सुनिए, यदि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रॉन को भी विभवांतर से त्वरित करते हैं, तब जो इसका गतिज ऊर्जा होता है, काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है E इंटू भी। ये है त्वरित विभव, ये है त्वरित विभव। ध्यान रखिएगा, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर जो भी है ये भी है वेग, तो ये मिल जाएगा E इंटू भी। ये भी अलग है, ये विभव है और ये वेग है। हमें पूछा वेग, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दे तो यहां से v² जो मिलेगा 2ev/m, और यहां से वेग जो निकालें ये मिलेगा रूट अंदर 2ev/m। तो ध्यान रखिएगा ये भी वेग है और ये भी त्वरित विभवांतर है। तो यहां से जो दिख रहा अपने को जो वेग होगा ये रूट अंदर v का समानुपाती होगा। तो ऑप्शन नंबर ये अपने पास बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 का। कह रहा है इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। विशिष्ट आवेश का मतलब होता है आवेश बटा द्रव्यमान। मतलब किसी भी अभी इलेक्ट्रॉन पूछा है, किसी भी चीज का विशिष्ट आवेश पूछा जाए, तो विशिष्ट आवेश यदि पूछा जाए तो विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान। विशिष्ट आवेश क्या होता है, आवेश बटा द्रव्यमान। तो आवेश बटा द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, आवेश बटा द्रव्यमान को हम लोग कहते हैं विशिष्ट आवेश। और यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन के आवेश
को डिवाइड कर लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन के आवेश को डिवाइड कर लीजिएगा किससे, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो आपको मिल जाएगा इसका विशिष्ट आवेश। इसलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट जाएगा। आप एक बार चेक कर लीजिएगा आवेश और द्रव्यमान को डिवाइड करके। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का बात करते हैं। संधारित्रों के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र के लिए कौन सी राशि समान रहती है? तो याद होगा समांतर क्रम बोला, कौन सा समांतर क्रम बोला गया अपने को बोला गया है समांतर क्रम। तो याद होगा समांतर क्रम में संधारित्र को हम लोग ऐसे जोड़ते थे, संधारित्र को हम लोग ऐसे जोड़ते हैं। तो ध्यान रखिए, मान लीजिए कि यदि यहाँ का विभव मान लेते हैं कि V1 है और यहाँ का विभव V2 है, तो यदि ये V2 है तो ये भी कितना हो जाएगा V2, ये पॉइंट कितना हो जाएगा V1, ये भी कितना हो जाएगा V1, ये कितना हो जाएगा V2, तो C1 C2 C3। अब यहाँ से देखिएगा, मान लीजिए विभवांतर यहाँ से निकालेंगे तो ये मिलेगा C1 के लिए मिलेगा विभवांतर V1 माइनस V2, C2 के लिए भी मिलेगा V1 माइनस V2, C3 के लिए भी मिलेगा V1 माइनस V2। तो सबके लिए क्या सेम है, विभवांतर सेम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 का। कर वायु में दो धनावेशों के बीच पैरावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल का मान हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, जो माध्यम में बल का फॉर्मूला होता है एफ एम बराबर, ये होता है एफ एयर या एफ भाइकम्प बट्टा में होता है अपसाइलेन आर या के, हम लोग कर सकते हैं पैरावैद्युतांक कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, माध्यम में जाने पे क्या हो रहा है, इससे डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये बल क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा, इसीलिए बल घट रहा है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का। 0.2 माइक्रोकूलम के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है, इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? तो ध्यान रखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इजकल टू जो फॉर्मूला होता है, P इजकल टू जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2a इंटू क्यू, मतलब दोनों आवेश के बीच की दूरी इंटू किसी एक आवेश का परिमाण। तो आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पर 2a का वैल्यू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, तो मीटर में चेंज कर लेते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 10⁻² मीटर, ये मिल गया अपने को 2a का वैल्यू इंटू किसी एक आवेश का परिमाण, और वो दे रखा है 0.2 माइक्रो मतलब 10⁻⁶। यदि हम लोग इसको सोल्व करें, 0.2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा 0.6 इंटू 10⁻⁶ -2 तो -8, और ये मिला अपने को, और ये डिस्टेंस और आवेश का मल्टीप्लीकेशन है, तो कूलम इंटू मीटर, ये आवेश का मात्रक और ये दूरी का मात्रक मतलब डिस्टेंस का, तो ये मिला अपने को 0.6 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पर होना चाहिए 0.6 इंटू 10⁻⁸, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर तब बी हो जाएगा आंसर। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 का। क्वेश्चन नंबर 28 में करा, एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है, बंद पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो आपको याद होगा कि गॉस का नियम कहता है कि जो फाई इजकल टू होगा ये होता है क्यू अंदर बाई एप्सिलॉन 0, ये आपको गॉस का नियम कहता है। कर एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव जो है अपने को, ये यदि माइनस क्यू है तो यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, और इनके बीच का डिस्टेंस हमने 2a मान लिया, ये पूरा को हम लोग कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव। देखिए यहाँ पर यदि कुल नेट चार्ज का बात करें, कुल चार्ज का बात करें हम लोग, कुल आवेश का बात करें, तो ये कुल आवेश यहाँ पर मिलेगा माइनस क्यू आप प्लस क्यू, दोनों को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और करा इस तरह से कितने विद्युत द्विध्रुव है, n वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब इसको यदि हम लोग n से भी मल्टीप्लाई कर लें तो ये किसके बराबर देगा, 0 के बराबर देगा। अब इस 0 को हम यहाँ पर रख दें, तब जो फाई का वैल्यू मिलेगा वो 0/ε0, ये कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 करा, समान आयाम एवं समान तरंगदैर्घ्य के दो प्रकाश तरंगें अध्यारोपित की जाती है, परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच की कलांतर होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो आयाम का फॉर्मूला होता है a इजकल टू रूट अंदर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई,
ये होता है अपने पास। और फाई जो होता है यही कलांतर होता है। ये मैक्सिमम कब होगा? जब कॉस फाई मैक्सिमम होगा। मतलब ए जो है ये मैक्सिमम तब होगा जब जब कॉस फाई क्या हो जाएगा? मैक्सिमम होगा। और कॉस फाई मैक्सिमम 1 होता है कब? जब फाई इजकल टू 0 डिग्री। इसका मतलब जो कलांतर है वो कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 का। कह रहा है ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी 30 का ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करते हैं 31 का, निम्नलिखित में से कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो याद रखिएगा अल्फा किरणें जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 31 का ऑप्शन ए सही होगा। बात करते हैं हम लोग 32 का। किसी द्रव द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर नहीं करती है। तो ध्यान रखिएगा पूछ रहा है कि नोट डिपेंड्स। तो ध्यान रखिए किस पर डिपेंड नहीं करता है? तो ये अपने को इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो इंटेंसिटी पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, वेवलेंथ पे भी डिपेंड नहीं करता। ये बात ध्यान रखिएगा। कहाँ पर नहीं करता? तरंग दैर्ध्य पर, आवृत्ति पर, इसकी तीव्रता पर डिपेंड नहीं करता है। इसकी पैरावैद्युतता पर डिपेंड करता है। इसमें मेरे ख्याल से ये नहीं शब्द जो लिखा हुआ है वो नहीं होना चाहिए। इसको हटा करके होना चाहिए किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की चाल निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर तब डी इसका सही हो जाएगा यदि ऐसा होगा तो। बोला किस पर निर्भर नहीं करती? तो निर्भर तरंग दैर्ध्य पे भी नहीं करता है, आवृत्ति पर भी नहीं करता है, तीव्रता पर भी निर्भर नहीं करता है। तो आंसर इसके हिसाब से ए बी सी तीनों होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हट जाएगा तब होगा निर्भर करता है, तब ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अदरवाइज ए बी सी तीनों ऑप्शन सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 33 का बात करते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रकाश वैद्युत धारा। तो ध्यान रखिएगा वैद्युत धारा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के सतत प्रवाह। इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है, जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करेगा उतना ज्यादा क्या होगा? उतना ज्यादा विद्युत धारा बहेगा। तो यदि प्रकाश के उत्सर्जन की घटना में आपतित किरण की तीव्रता बढ़ा दिया जाए, आपतित कण की तीव्रता बढ़ा देगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इमिशन होगा, जो निकल रहा होगा वो बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो धारा भी बढ़ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 33 का ए सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है। नहीं करती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, आवेश पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 35 का बात करते हैं। फोटोन के गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। फोटोन का गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र आपको ध्यान रखना है, सॉरी, फोटोन की गतिज द्रव्यमान का सूत्र होता है। तो हम जानते हैं कि आइंस्टीन इक्वेशन से E इक्वल टू mc²। और यहाँ से हम लोग बात करें E का जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है h म्यू होता है या hc बाय लेमडा होता है। तो m इंटू सी², यहाँ से m निकाले हम लोग तो h म्यू बाय सी², h म्यू बाय सी²। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का। कह रहा है यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हो तब उसकी फोकस दूरी हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा जो 1/f इक्विवेलेंट जो होता है वो होता है 1/f1 प्लस 1/f2। यहाँ से दोनों f है तो लिखेंगे 1/f प्लस 1/f। एलसीएम ले लेंगे तो f मिलेगा 1 + 1 2/f। और इधर से f समतुल्य या f इक्विवेलेंट निकालें तो ये पलटी मार देगा तो मिलेगा f/2। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 37। एक उत्तल लेंस की क्षमता 2 डायप्टर है, इसकी फोकस दूरी होगी। तो ध्यान रखिएगा जो पावर होता है, जो शक्ति होता है P इक्वल टू होता है 100/f सेंटीमीटर में या 1/f मीटर में। तो हम लोग बात करते हैं P दे रखा आपको 2 दे रखा है तो इसको ले लेते हैं 100/f इन सेंटीमीटर। तो यहाँ से इसको यहाँ भेज देते हैं तो f सेंटीमीटर में जो मिलेगा 100/2, इसको काटेंगे तो मिलेगा 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग
क्वेश्चन नंबर 38 का, निम्नलिखित में कौन सा रंगीन विपतन को कम करने के लिए लेंसों में उपयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा आवर्णक संयोजक जो होता है ये अपने को इसमें उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? सी। क्वेश्चन नंबर 39, एक उत्तल लेंस को किसी द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर होता है, तब इसकी फोकस दूरी इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, क्योंकि जो लेंस है वो अदृश्य हो जाएंगे। 39 का हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 40, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई पड़ते हैं व्यतिकरण के कारण, मतलब इंटरफेरेंस के कारण दिखाई पड़ता है। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किसे ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता? ध्वनि तरंग को ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है, तो 41 का क्वेश्चन नंबर ए सही हो जाएगा। 41 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करते हैं 42 का, एक व्यक्ति +2 डायप्टर क्षमता का चश्मा लेंस प्रयोग करता, उसका दृष्टि दोष है। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो अपने को शक्ति दे रखा, लेंस का जो शक्ति दे रखा है वो प्लस में दे रखा है, और प्लस में दे रखा है इसका मतलब लेंस कैसा होगा? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस कौन सा दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है? तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने में किया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 का, जब सिलिकॉन में बोरॉन को अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तो परिणामी पदार्थ होता है पी प्रकार के होते हैं। सिलिकॉन में ब्रोमीन मिलाएंगे तो पी प्रकार होगा, और सिलिकॉन में फास्फोरस वाला ग्रुप मिलाएंगे तो एन प्रकार हो जाएगा, इसीलिए पी प्रकार यहाँ पे मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका जो है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 43 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 43 का 44 का बात करते हैं, करें एन प्रकार के अर्धचालक में अल्पसंख्यक आवेश वाहक होता है। अल्पसंख्यक का मतलब है, अल्पसंख्यक को हम लोग कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब कम संख्या में कौन है? माइनॉरिटी अल्पसंख्यक आवेश का मतलब कम संख्या में कौन है? तो ध्यान रखिएगा एन प्रकार में कम संख्या में होल होता है, और पी प्रकार होता है यहाँ पर तो कम संख्या में इलेक्ट्रॉन होता है। यहीं पर अपने से पूछा जाए कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होता है, होल की संख्या कम होता है, तो अल्पसंख्यक पूछा, इसलिए इसका बी ऑप्शन सही होगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 का, कौन सा लॉजिक गेट तभी सही निर्गम देता है जब निवेश भिन्न होता है? जब निवेश भिन्न होता है तो ध्यान रखिएगा एक्सॉर गेट, एक्सॉर गेट में दो इनपुट होते हैं, एक्सॉर गेट में दो इनपुट होते हैं और इसमें दोनों भिन्न होते हैं तो भी क्या देते हैं? ये ट्रू होते हैं, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 46, पश्च अभिनति डायोड होता है, तो ध्यान रखिएगा जेनर डायोड और फोटो डायोड दोनों होता है, रिवर्स बाइस होता है मतलब पश्च होता है। जेनर डायोड में दोनों होता है, फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस, मतलब पश्च अभिनति और अग्र अभिनति जेनर डायोड में दोनों होता है। तो एक जेनर डायोड हो गया, और फोटो डायोड जो होता है उसमें पश्च अभिनति होता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया, क्योंकि ए और सी दोनों आंसर हो गया, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो गया। नैंड गेट के बुलियन व्यंजक है, तो ध्यान रखिएगा नैंड गेट जो है, जो नैंड गेट है ये बना हुआ अपने को एंड प्लस नोट से। तो एंड का जो होता है y इक्वल टू ए डॉट बी, और नोट का मतलब तो है बार, इसके ऊपर में बार लगा दिया तो क्या बोला? नैंड बना, तो y इक्वल टू ए डॉट बी का बार, ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 47 का ये हो गया। बात करते हैं हम लोग 48 का, फाइबर ऑप्टिक संचार में किस प्रकार के तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही है। टीवी प्रसारण के निम्नलिखित में से कौन आवृत्ति परास का उपयोग होता है? तो 30 से लेकर के 300 मेगा एचजेड, मतलब ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन, एक ही तत्व के समस्थानिकों के बीच मुख्य अंतर होता है कि समस्थानिक मतलब होता है कि परमाणु संख्या समान हो, परमाणु बाहर अलग हो, मतलब प्रोटॉन की संख्या सेम हो और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न हो। समस्थानिक मतलब प्रोटॉन की संख्या समान होना चाहिए और न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होना चाहिए। तो पूछा है मुख्य अंतर होता है, तो अपने को प्रोटॉन किसमें? न्यूट्रॉन की संख्या में अंतर होता है, मतलब ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 51 का, निम्नलिखित में कौन सा रेडियोधर्मी छाया का प्रकार नहीं है? अल्फा छाया, बीटा छाया और गामा छाया होता है, और म्योन छाया नहीं होता है, ये रेडियोधर्मी का छाया का प्रकार नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका 51 का डी करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 51 के बाद 52 का, तो ध्यान दीजिएगा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ये है 52 नंबर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन है 52 नंबर क्वेश्चन। करा कि 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाले एक फोटोन की ऊर्जा होती है। तो ध्यान रखिएगा, फोटोन का ऊर्जा का जो फॉर्मूला आता है इजिकल टू एच म्यू या एच सी बाई लेमडा होता है। यहाँ पर एच का वैल्यू दिया है, सी का वैल्यू दिया है, लेमडा आपको गिवन है, सारा वैल्यू रख दीजिएगा तो आपको मिलेगा। एच का वैल्यू देखते रखे कितना है, 6.6 इंटू 10⁻34। सी का वैल्यू होता है 3 × 10⁸ दिया हुआ है। अब आई लेमडा, लेमडा अपने को 500 नैनोमीटर, मतलब 500 नैनो का मतलब 10 के पावर में -9। यदि हम लोग इसको सोल्व कर लें तो ये सोल्व करने के बाद अपने को मिलेगा यहाँ से 4 × 10⁻19 जूल के बराबर। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 53 का। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी श्रेणी दृश्य भाग में पड़ती है? तो ध्यान रखिएगा, बामर श्रेणी दृश्य भाग में होता है, लैमर श्रेणी पैरावैंगनी में होता है। तो ऑप्शन नंबर उसका हो गया आपका 53 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 54 का बात करें, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित होता है? तो फोटोन पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फा कण क्या होता है? ये हीलियम प्लस प्लस का न्यूक्लियस होता है। ये जो होता है आपका हीलियम प्लस प्लस का न्यूक्लियस होता है। प्रोटॉन पर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के बराबर पॉजिटिव में चार्ज होता है। बीटा कण क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन का मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है बीटा कण। फोटोन के ऊपर में कोई चार्ज नहीं होता, मतलब आवेश रहित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 55 का। कर एक्स किरणें है, एक्स किरणें विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 56 का बात करते हैं, 1 एएमयू की तुल्य ऊर्जा होता है 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 के बाद 57। ये क्वेश्चन है 57, ध्यान रखिएगा। ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन नंबर 57। कर रहा है कि 100 नैनो फैराडे, 100 माइक्रोफैराडे सॉरी, अ कैपेसिटर ऑफ 100 माइक्रोफैराडे इज चार्ज टू 100 वोल्ट, द एनर्जी स्टोर्ड इन। तो एनर्जी बोल रहा है कि यदि कोई संधारित्र है जो 100 माइक्रोफैराडे का है, करे 100 वोल्ट से उसको हम लोग आवेशित करेंगे तो कितना चार्ज होगा? तो ये होता है हाफ सी वी स्क्वायर। तो हाफ इंटू सी का वैल्यू आपको गिवन है 100 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6। अब ही का वैल्यू आपको दे रखा है 100, इसका स्क्वायर कर ले हम लोग। यदि हम लोग इसको सोल्व कर लें तो ये मिल जाएगा 1/2 इंटू 100 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻4। यदि इसको हम लोग सोल्व कर लें ये आपको मिल जाएगा 1/2 मतलब 0.5 जूल। तो 0.5 जूल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा 57 का। 58 का बात करते हैं, निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो ध्यान रखिएगा, जो विद्युत विभव होता है, विद्युत विभव भी इक्वल टू होता है ई बटा डी। ई क्या? विद्युत तीव्रता, डी क्या? डिस्टेंस मतलब लेंथ है। तो ये होता है, तो यहां से यदि हम लोग निकालें ई इक्वल टू, पूछा गया निम्नलिखित में किसका मात्रक वोल्ट मीटर इनवर्स होता है? तो वोल्ट सॉरी भी इक्वल टू ईडी होता है, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होता है। हाँ, तो यहां से अपने को ध्यान रखिएगा, जो ई इक्वल टू होता है वो होता है वी बाई डी। वी बाई डी, तो ये क्या होता है? वोल्ट, और ये है मीटर। तब वोल्ट बाई मीटर मतलब वोल्ट मीटर इनवर्स। हम लोग सिंपल बोल सकते हैं कि ये क्या मिला? वोल्ट मीटर इनवर्स। और ये किसके बराबर है? किसका यूनिट हो जाएगा? तो ई, ई मतलब विद्युत तीव्रता का, मतलब विद्युत क्षेत्र का। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 59 का। करा वैद्युत चालन में चालक से मुक्त इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग भी एवं चालक के सिरों के बीच लगे विभवांतर भी के बीच संबंध होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता है वी डी, इसका सिर्फ परिमाण का बात करें, मैग्नीट्यूड का बात करें, तो ये होता है ई ई टाउ बाय एम। अब ई जो होता है, अभी हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़े, ई इक्वल टू होता है वी बाई डी। वी मतलब वोल्ट और डी क्या है? डिस्टेंस मतलब मीटर। तो ध्यान रखिएगा, यदि हम लोग यहां पर रख दें इसका वैल्यू तो मिलेगा ई टाउ बाई एम इंटू वी बाई डी। आपसे पूछा जा रहा है कि जो वी डी है,
जो VD है वो लगे विभवांतर, ये भी क्या है विभवांतर, तो V के बीच संबंध आपको दिख रहा होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए आपको V के अनुक्रमानुपाती मतलब 59 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 60 का, कर एक चालक की वोल्टा V तथा धारा I के बीच ग्राफ एक सरल रेखा है, तो Y अक्ष जो कि I को प्रदर्शित करता है से थीटा कोण बनाती है, चालक का प्रतिरोध होगा। तो हम लोग जानते हैं कि V इजकल टू आई आर, ये होता है अपने को, यहां से यदि हम लोग R निकालने तो ये मिलेगा V बाई आई। अब बोला गया, आपको बोला गया कि ये अपने पास ये जो Y अक्ष है इस पर बोल रहा है कि करंट लेना है और इस पर हम लोगों को वोल्टेज लेना है। कह रहा है कि एक लाइन जो वो स्ट्रेट लाइन है, अब बोला जा रहा है अपने से कि जो एंगल बना रहा है ये जो थीटा कोण बना रहा है, ये बोल रहा है कि इधर से बना रहा है थीटा कोण। तो यदि हम लोग इसको यहां से मिला दें, यहां से हम लोग इसका ढाल निकालें, ढाल मतलब टेन थीटा निकालें, स्लोप निकालें, तो टेन थीटा इजकल टू ये थीटा है, तो थीटा के सामने का जो ये ट्रेंगल दिख रहा है, इस ट्रेंगल में थीटा के सामने का भुजा जो होता है वो P होता है, तो ये हो जाएगा B। तो टेन थीटा होता है P बाई बी, P बाई बी मतलब ये वोल्टेज, अब बट्टा में क्या है B मतलब करेंट, तो V बाई आई, और V बाई आई को क्या कहते हैं R, इसका मतलब जो मिला टेन थीटा मिला R मतलब प्रतिरोध के बराबर मिला। तो पूछ रहा है कि कौन बनाती है, तो चालक का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो टेन थीटा के बराबर हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही है, 60 का ए हो गया। बात करते हैं हम लोग 61 का, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो ध्यान रखना विद्युत परिपथ की शक्ति V इजकल टू होता है अपने को, सॉरी P इजकल टू V स्क्वायर बाई आर। और लेकिन अब कोई एक बात और ध्यान देना, यहाँ से हमको V स्क्वायर बाय आर ऑप्शन में है ही, यही डायरेक्ट है V स्क्वायर बाय आर, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 61 का सी हो गया। बात करते हैं हम लोग 62 का, ये जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 62 है, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है ये है क्वेश्चन नंबर 62। ताप बढ़ने के साथ अर्धचालक का प्रतिरोध, ताप बढ़ने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाता मतलब प्रतिरोधकता घट जाता है, तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता, प्रतिरोध का बात कर रहा है ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में कौन सा प्रतिरोध आर को व्यक्त करता है, तो ध्यान दीजिएगा, बात करते हैं हम लोग प्रतिरोध आर इजकल टू फॉर्मूला होता है आर इजकल टू रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला होता है। आर क्या प्रतिरोध है, रो क्या प्रतिरोधकता है, एल क्या है चालक की लंबाई है, ए क्या है चालक की क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो ध्यान रखिएगा आर इजकल टू रो एल बाई ए, रो एल बाई ए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 63 का ए सही हो गया। 64 लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता म्यू आर का मान होता है, ये बहुत ज्यादा होता है, म्यू आर ग्रेटर ग्रेटर 1 होता है या म्यू आर ग्रेटर ग्रेटर 100 होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, 64 का डी। 65 का बात करें, कह रहा है कि R1 R2 R3 प्रतिरोधों के श्रृंखला प्रतिरोध, इसका बात कर रहा है, श्रृंखला मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन का बात कर रहा है, कह रहा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा श्रृंखला में याद होगा आपको कि प्रतिरोध इस तरह से जुड़े होते हैं, और यदि इसमें करंट आ गया तो सारे प्रतिरोध से R1 R2 R3 है सबसे करंट आ ही पास करेगा, इसीलिए करंट क्या होता है समान होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 66 का, ध्यान रखिएगा ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको 66 है, ये क्वेश्चन नंबर 66 है, कह धारा घनत्व की इकाई होता है, तो धारा घनत्व को हम लोग जे से लिखते हैं, और जे बराबर होता है आई बाई ए, आई क्या है विद्युत धारा है, ए क्या है क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर और क्षेत्रफल का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो ये मिला एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर धारा घनत्व का मात्रक एम्पियर प्रति वर्ग मीटर मतलब एम्पियर बाई मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं 67, क्वेश्चन नंबर 67 करा यदि किसी चालक की लंबाई दोगुना कर दिया जाए और उसके ऊपर लगाए गए विभवांतर को स्थिर रखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का अपवाह वेग होगा। अभी जस्ट हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसका फॉर्मूला पढ़ा था कि अपवाह वेग का जो फॉर्मूला मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फॉर्मूला पढ़े तो हम लोग VD इजकल टू ई टाउ बाय एम, बोला जा रहा है कि यदि किसी चालक की लंबाई दुगुना कर दिया जाए, इसको हम लोग लिख सकते हैं ई टाउ बाय एम, और ई को लिख सकते हैं हम लोग V बाई डी मतलब एल,
लेंथ। अब देखिए क्या बोल रहा है, कह रहा है यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दी जाए, इसको कह रहा है कि दो गुना कर दिया जाए, और उसके ऊपर लगाई गई विभवांतर को स्थिर रखा जाए, मतलब इसको कह रहा है स्थिर रखा जाए, तो इलेक्ट्रॉन का अफवाह वेग कितना हो जाएगा। अभी तो ये VD है, अब मान लेते हैं कि VD डाइस जो हो जाएगा ई टॉ बाय एम, और V बाय एल को कितना बोला है कि L दुगुना कर लिया जाए तो 2L। इसको यदि हम लोग लिखें तो ई टॉ बाय एम इंटू वी बाय एल इंटू 1/2। ये जो पूरा आपको दिख रहा है ये क्या है, तो ये है VD। तो यहां से जो मिलेगा VD डाइस इजकल टू कितना हो जाएगा, तो VD/2, क्योंकि ये 2 नीचे है तो यहां से दिख रहा होगा क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग 68, करा धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती ही है, ये ध्यान रखिएगा, अक्ष के समांतर होता है, अक्ष के पैरेलल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 68 का ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69, ये जो आपको दिख रहा है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 69 है, करा निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। तो विद्युत जनरेटर जो होता है ये जो होता है ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर आधारित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 और ये लास्ट क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव पार्ट का, एक परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व निर्भर करता है। तो ध्यान रखिएगा जो स्वयं प्रेरकत्व का जो वैल्यू फॉर्मूला होता है वो होता है L इजकल टू म्यू नोट N स्क्वायर A/L। अब ध्यान से सुनिएगा, अब क्या बोल रहा है अपने को, कह रहा है एक परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व निर्भर करता है, कह रहा है इसके माध्यम में बहने वाली धारा पर, तो यहाँ पर धारा तो नहीं आया है, ए क्या होता है क्षेत्रफल होता है, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स है, एल क्या है लंबाई है। कोई परिनालिका अपने पास यदि इस तरह का होता है, इसके ऊपर में तार लपेट करके बनाया जाता है, तो एन क्या है कि फेरों की संख्या, जो इस तरह से होता है, तो एन क्या है फेरों की संख्या, फेरों की संख्या, और यहां पर ए क्या है, जो ई जो दिख रहा है ये वाला क्षेत्रफल है, और एल जो दिख रहा है वो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ है। अब ध्यान से सुनिए, अपने को पूछा जा रहा है, करा प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, मैं इसी को थोड़ा और सोल्व कर लूं तो ये मिलेगा अपने को म्यू बाई एल इंटू ए। अब ध्यान सुनिएगा, इंटू है एन स्क्वायर, यही है, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू इंटू ए, इसको लिख सकता हूं कि N/L इंटू एन, और N/L को कहते हैं स्मॉल एन, तो ये मिल जाएगा अपने को म्यू ए एन कैपिटल एन। जो स्मॉल एन है यही है आपको प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, जो स्मॉल एन दिख रहा है ये है प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, और एन है फेरों की संख्या, ए है क्रॉस सेक्शन एरिया। अब देखिए क्या पूछा गया अपने से, एक परिनालिका का स्वयं प्रेरकत्व निर्भर करता है इसके माध्यम में बहने वाले धारा पर, तो धारा है ही नहीं फॉर्मूला में, करा प्रति इकाई लंबाई में फेरों की संख्या पर, तो ये एन पर निर्भर कर रहा है। कह रहा है कि परिनालिका की लंबाई पर, तो परिनालिका की लंबाई भी आ रहा है इस एन में आ रहा है, क्योंकि कैपिटल N/L होता है स्मॉल है, तो एल पर भी निर्भर कर रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन में, ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही काफी है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे इसका। करा नेत्र की सामान्य क्षमता से आप क्या समझते हैं देखेंगे, विद्युत अनुनाद को समझाएं। करा किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में आरोपित वोल्टता 220 वोल्ट है, यदि आर गिवन है, अपने को एक्सएल गिवन है, एक्सी गिवन है, तो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल्य मान तथा परिपथ की बोला, ये निकालने के लिए हम लोग देख लेंगे आगे क्लास में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए क्या है, दार्शनिक संख्याओं को 21 तथा 43 को उनके तुल्य द्विआधारी संख्या में लिखना, नाभिकीय विखंडन तथा संलयन क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आवश्यक शर्तें लिखे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखे, व्यतिकरण और विवर्तन के दो मूल्य अंतर को लिखे, देखेंगे हम लोग स्टील तथा नरम लोहा को के चुंबकीय गुणों की तुलना करें, किसी ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ के दो अभिलक्षणों गुणधर्मों को उल्लेख कीजिए। ठीक है, देखेंगे हम लोग ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूरा आगे के वीडियो में। आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करिए, ताकि जितने बच्चे हैं क्लास 12th में उनको इसका भरपूर सहायता मिल पाए। और थैंक यू, इसी के साथ।